दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों अध्याय 2 आपके सामने है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इससे पहले हमने अध्याय 1 को 2 वीडियोस में पूरा किया है। हम पर्यावरण की एक श्रृंखला लेकर आगे बढ़ रहे हैं जिसमें कि शंकर आईएएस की इन्वायरमेंट की बुक और इसके अलावा एनसीईआरटी और भी अलग अलग स्रोतों से डाटा इकट्ठा किया गया है और आप तक बेहतर जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। यह जो पूरी जानकारी है, यह जो पूरा वीडियो लेक्चर है, यह पूरी सीरीज हिंदी माध्यम की है। बाईलिंगुअल की अगर आप इच्छा रखते हैं तो वह सीरीज पहले से ही इस चैनल पे बन चुकी है और उसका पापा वीडियो भी आ चुका है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। पर्यावरण की बाईलिंगुअल सीरीज पहले से ही उपलब्ध है। ये अपने आप में एक अलग प्रयास है। ये हिंदी माध्यम का है। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो कि शंकर आईएएस की इन्वायरमेंट की बुक को पढ़ने की इच्छा तो रखते हैं लेकिन वो अंग्रेजी की अच्छी जानकारी नहीं रखते, तो उनके लिए ये हिंदी माध्यम में मटेरियल है। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र, जो पारिस्थितिकी तंत्र है यानी इकोसिस्टम है, इसकी परिभाषा हमने पीछे देखी है और यहाँ पर इससे संबंधित जो नियम है, इसके संचालन से संबंधित जो नियम है उसे हम देखेंगे, उसी की चर्चा करेंगे। कोई भी तंत्र हो, तंत्र का मतलब सिस्टम, वह बिना नियम और कायदों के नहीं चल सकता। उसे चलाने के लिए कुछ नियमों का होना आवश्यक है। तो यहाँ पारिस्थितिकी तंत्र से भी जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण नियम है। शुरुआत वहीं से होगी और उसके बाद यह काम कैसे करता है, जो इकोसिस्टम होता है वह काम कैसे करता है, यह जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले कुछ जानकारी हमारे कोर्सेज के बारे में, आइए पहले उसे देख लेते हैं। दोस्तों, हमारे पेड कोर्सेज अलग अलग सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए संचालित हो रहे हैं। इसमें यूपीएससी के लिए भी लॉन्च किया हुआ पेड कोर्स है। ये सभी कोर्सेज टेलीग्राम के माध्यम से चलते हैं और अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं और घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, आप घर बैठे पूरा अपना स्टडी मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए जो कॉलिंग नंबर्स हैं, 2 नंबर आपको दिख रहे हैं मोबाइल नंबर, उन पर संपर्क कर सकते हैं फ़ोन या व्हाट्सएप के जरिए। वहाँ आपको जुड़ने से संबंधित जितने भी कायदे हैं, जितने भी नियम हैं, वो बता दिए जाएंगे। उसके सहारे आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा फ्री स्टडी मटेरियल और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए कई माध्यम है आपके पास। एक तो टेलीग्राम ही है। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है वनली यूपीपीएससी बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ये जो चैनल है ये काफ़ी अच्छा है और यह पूरी तरह से निःशुल्क है, इसे अवश्य ही ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ बहुत सारी सूचनाएं, बहुत तरह के मटेरियल आपसे शेयर किए जाते हैं और यह पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। इनका कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाता। और जो वीडियो के नोटिफिकेशन कभी कभी आप यूट्यूब पर नहीं ढूंढ पाते, वो आपको वहाँ समय से प्राप्त होंगे अगर आप उससे जुड़े रहेंगे। तो लिंक के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं, तो लिंक से जुड़ जाइए या फिर आप टेलीग्राम ऐप में जाकर सर्च करके नाम टाइप करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर कई चैनल चल रहे हैं। एक तो पुराना वाला है ये, जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं। इसके अलावा बैकअप चैनल है और इसके अलावा 2 और चैनल हैं। तो इन सभी चैनलों से जुड़े रहिए। वीडियो हमेशा निःशुल्क है और भविष्य में भी रहेंगे। उनका लाभ लीजिए, उन्हें पॉज करके रोक कर नोट्स बना लीजिए। लेकिन अगर आपको प्रिंटेड नोट्स चाहिए पीडीएफ वाले, तो उसका एक अलग चार्ज होता है, वो आपको देना पड़ता है। तो ये कुछ बातें थी। अब चलिए आगे चलते हैं, देर नहीं लगाते। जैसा कि आप पीडीएफ में देख रहे हैं, एक पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य का अध्ययन, जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वह काम कैसे करता है, इस बात का अध्ययन 3 प्रमुख चीज़ों के या 3 प्रमुख कारकों के अंतर्गत किया जाता है। और ये जो 3 कारक हैं या 3 वस्तुएं हैं, ये कौन कौन सी हैं, तो इन्हें आप देख लीजिए। यह ऊर्जा का प्रवाह है। इसके अलावा पोषक चक्र है, जिसे कि जैव रासायनिक चक्र के नाम से भी आप जानते हैं। और पारिस्थितिकीय अनुक्रम है, इसी को हम पारिस्थितिकी तंत्र का विकास भी कहते हैं। ये 3 चीज़ें हैं और इनके सहारे एक पारिस्थितिकी तंत्र काम करता है। लेकिन काम तो तब करेगा जब कुछ नियम होंगे। तो नियम क्या है, आइए पहले उसे देख लेते हैं। नियम पहले देखेंगे और उसके बाद तब हम इनके कार्यों पर चर्चा करेंगे। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित कुछ सार्वभौमिक नियम बनाए गए हैं और हम ये बात जानते हैं कि जो पूरा जैवमंडल है, जैवमंडल के बारे में हमने पीछे देखा, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल, इसके अलावा जीव की उपस्थिति, जब ये सब मिलते हैं तो एक जैवमंडल का निर्माण होता है। और एक जैवमंडल एक जटिल पारितंत्र है या पारिस्थितिकी तंत्र है। ये बात भी आप सीख चुके हैं। क्यों जटिल है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बायोमों का संकलन है। मतलब ये कई सारे बायोमों का एक संयुक्त रूप है, भंडार है। और बायोम अपने आप में खुद ही जटिल होते हैं। तो इस तरीके का हमने जैवमंडल की परिभाषा को देखा है। यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण नियम है जिसका नाम है एकरूपतावाद। यह जो नियम है ये एकरूपतावाद का नियम है और इस पर पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह से काम करता है। इसका मतलब क्या है, ये जो एकरूपतावाद शब्द अभी बोला गया, इसका मतलब क्या है, तो अर्थात भौतिक और जैविक प्रक्रम आज भी वही हैं जो कभी अतीत में थे। यानी जो नियम है वो कोई नए नहीं बने हैं, ये बहुत पहले से ही
एक जैसे हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। चाहे वो भौतिक हो या जैविक हो, दोनों ही प्रक्रियाएं एक समान रूप से अनंत काल से चली आ रही हैं। और ये अतीत में जो थे वही वर्तमान में है और वही भविष्य में भी बने रहेंगे। इनमें परिवर्तन होने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये नियम कहता है, ये जो एक रूपतावाद का नियम है, एक रूपता मतलब एक समानता, यह नियम इस बात को बताता है। अंतर केवल इनके परिमाण, तीव्रता, आवृत्ति, इन सब का होता है। मतलब अंतर कहाँ आता है? जो पुराना वाला पारिस्थितिकी तंत्र था और वर्तमान का पारिस्थितिकी तंत्र है या भविष्य का होगा, उसमें डिफरेंस क्या है? परिवर्तन तो होते ही हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम से नहीं बदलता। तो वो अंतर किस बात का है? वो अंतर इन्हीं चीज़ों का है। उसमें परिमाण का जो गैप आ जाता है वो है। इसके अलावा तीव्रता का अंतर होता है और आवृत्तियों का अंतर होता है। अब जो जीवित प्राणियों का स्वयं से और उनके भौतिक पर्यावरण के बीच प्रतिक्रियाशील संबंध होता है, प्रतिक्रियाशील का मतलब है रिएक्टिव, जो संबंध होता है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जीव और पर्यावरण के बीच के जो अंतर संबंध होते हैं उससे एक क्रियाशील पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। यह भी एक नियम है। हालांकि ये परिभाषा है, इसको परिभाषा के रूप में आप पहले ही देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जब भौतिक पर्यावरण के साथ किसी जीव की क्रिया होती है तभी एक सक्रिय क्रियाशील पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। यह एक नियम है। और इसके बाद कुछ और भी नियम है, जैसे कि ऊर्जा के प्रवाह से संबंधित कुछ नियमों को हम देखेंगे, जिसमें कहा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र सूर्य के विकिरण के रूप में ऊर्जा के निवेश से संचालित और गतिमान होता है। सूर्य का जो प्रकाश होता है वह इसमें ऊर्जा का सबसे प्रचुर स्रोत होता है या प्रमुख स्रोत होता है, या ये कह लीजिए कि मुख्य स्रोत जो है वो सूर्य का प्रकाश ही है। ये बात आप जानते भी हैं। और सौर ऊर्जा विभिन्न रूपों में इसमें प्रवाहित होती रहती है। सूर्य का जो प्रकाश है उसमें जो ऊर्जा होती है वह इस पूरे सिस्टम में दौड़ती रहती है, प्रवाहित होती रहती है। प्राणियों द्वारा ऊष्मा के निष्कासन के फलस्वरूप यह शून्य में चली जाती है। जब ऊष्मा का जीव निष्कासन करते हैं, उसे बाहर निकालते हैं, तो यह शून्य में चली जाती है, अर्थात उस ऊर्जा का फिर से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये यहाँ पर दिक्कत है। जो जीवित प्रजातियां हैं, जो जीव हैं इस पूरे पारितंत्र में, वह इस ऊर्जा का उपभोग करते हैं और उनके यूज करने के बाद जो उत्सर्जित ऊर्जा होती है या ऊर्जा का जो वेस्ट मटेरियल होता है उसका फिर एक तरह से दोबारा इस्तेमाल नहीं हो पाता। और इसीलिए हम कहते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह जो है इस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय होता है, मतलब एक दिशा में होता है। इसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। यहाँ ये दिक्कत है। और इसी वजह से ऊर्जा की खपत बहुत ज़्यादा होती है, ह्रास बहुत ज़्यादा होता है और ऊर्जा संकट जैसी परिस्थितियाँ पैदा होती हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात आप जान लीजिए कि बढ़ते पोषण स्तरों में जो पोषण का स्तर है वो जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे ऊर्जा का प्रगामी क्षय होता है। मतलब ऊर्जा जो है वो क्रमवार तरीके से उसकी खपत कम होती जाती है। आगे जब हम पिरामिड देखेंगे तो पिरामिड में ये बात अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ बस आप इतना देख लीजिए कि ऊर्जा का जो क्षय है वो ऊपर जाने पर, मतलब जैसे जैसे हम बढ़ते पोषण स्तर में प्रवेश करते हैं, ये कम होता जाता है। और प्रत्येक पोषण स्तर के जीवों को अपने पिछले पोषण स्तर के जीवों से 10% ऊर्जा की ही प्राप्ति होती है। जो पिछला पोषण का स्तर होता है उससे आगे वाले पोषण के स्तर के जीवों को केवल 10% ऊर्जा ही मिल पाती है। जितनी टोटल ऊर्जा होती है उसका केवल 10%। इससे ऊर्जा स्थानांतरण का मतलब ये जो नियम है, ये जो नियम आपने 10% वाला सुना, इसे ऊर्जा स्थानांतरण का 10% का नियम भी कहते हैं। ये 10% का रूल होता है और ये नियम यही कहता है कि जब आप एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में प्रवेश करते हैं तो वहाँ जो जीव हैं उन्हें केवल ऊर्जा का 10% ही प्राप्त हो पाता है। और ये ऊर्जा क्षय को दर्शाता है। ऊर्जा का यहाँ कितनी तेजी से ह्रास हो रहा है ये बात आप देखते हैं। तो आइए इसे PDF के जरिए थोड़ा और विस्तार से देख लेते हैं। देखिए, ऊर्जा प्रवाह के बारे में यहाँ चर्चा की गई है, इसे आप देख सकते हैं। उत्पादक से शीर्ष उपभोक्ताओं तक यह ऊर्जा का जो प्रवाह है इसे ही ऊर्जा प्रवाह कहते हैं। ये तो सामान्य बात है, मतलब नाम देखकर भी स्पष्ट हो जाता है। और यह एक दिशीय होता है। क्यों होता है ये आप देख ही चुके हैं। इसे रिवर्स नहीं किया जा सकता, मतलब फिर से यूज नहीं किया जा सकता। एक बार इस्तेमाल हो गई तो ये फिर बेकार हो जाती है। और पोषण स्तर से ये व्यक्त करता है, मतलब जो पोषण का स्तर है, पोषण के स्तर के बारे में हमने चर्चा की, तो वह जो पोषण स्तर है वो यह व्यक्त करता है कि पोषण संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर एक पारिस्थितिकी तंत्र के जो सदस्य हैं वो आपस में कैसे जुड़े हुए होते हैं। पूरा जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके अंदर बहुत सारे सदस्य होते हैं, ये बात आप जानते हैं। ये बहुत ज़्यादा जटिल है, और जटिल है तो इसमें अनेकों जीव होंगे।
वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और इसमें जो ऊर्जा का प्रवाह है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये बात हम यहाँ सीख रहे हैं। अब जो पोषण स्तर है या पोषक स्तर है उसके बारे में देख लेते हैं। तो पोषक स्तरों में स्वपोषी हरे पौधे जो है ये उत्पादक की भूमिका निभाते हैं। ये उत्पादक होते हैं, ये भोज्य पदार्थों का उत्पादन करते हैं जिनका सेवन शाकाहारी जीव करते हैं, फिर शाकाहारी जीवों को मांसाहारी जीव खा लेते हैं। और कुछ जीव जो है वो सर्वाहारी होते हैं, मतलब वो शाक सब्जी भी खाते हैं, और जो जीव है उनका भी सेवन करते हैं, मतलब मांस भी खाते हैं, जैसे मनुष्य। तो इस प्रकार के यहाँ स्तर आपको दिखाई देंगे। तो स्वपोषी जो है वो हरे पौधे होते हैं, इन्हें हम उत्पादक कहते हैं। इसके अलावा विषम पोषी शाकाहारी होते हैं। यहाँ पर शाकाहारियों की जो प्रजाति है उसका नाम लिया गया है, ये विषम पोषी शाकाहारी है। इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता के नाम से भी हम जानते हैं। ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, मतलब उत्पादक के बाद जो अगला नंबर है वो इन्हीं का आता है। इसके बाद विषम पोषी मांसाहारी होते हैं, ये द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। और इसी में मांसाहारियों में ही एक दूसरी जो वैरायटी होती है वो तृतीयक उपभोक्ता की होती है, और एक चतुर्थक उपभोक्ता के तौर पे भी देखे जाते हैं। ये भी मांसाहारी जीवों की ही प्रजाति है। घबराइए नहीं, यहाँ वन लाइनर दिया हुआ है, इसकी व्याख्या की जाएगी। यहाँ सिर्फ मांसाहारी, शाकाहारी और जो हरे पौधे हैं उनका वर्गीकरण किया गया है, और ये समझाने का प्रयास किया गया है कि पोषण का स्तर कैसे अलग अलग रूपों में बटा हुआ है पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में। इसके अतिरिक्त एक चीज़ और दी हुई है, तो देखिए, ऊर्जा पोषण स्तरों के माध्यम से बहती है और हमेशा निचले का मतलब है उत्पादक का जो स्तर है, उत्पादक मतलब हरे पौधे, वहाँ से उच्चतर स्तर की ओर बढ़ती है। मतलब इसका जो प्रवाह है वो कैसे होता है, उत्पादक से उपभोक्ताओं की ओर होता है। जो हरे पौधे हैं, जो वृक्ष हैं, उनकी ओर से ये मनुष्य की ओर बढ़ती है, मनुष्य या जो दूसरे जीव हैं उनकी ओर बढ़ती है। ये मनुष्य की डिज़ाइन आपको काफ़ी अच्छी लग रही होगी। तो इनका प्रवाह इस प्रकार से होता है, मतलब प्राथमिक उपभोक्ता से ये जो आगे वाले लेवल है उनकी ओर प्रवाहित होती है। और इसमें प्रत्येक पोषण स्तर पर जो अनुपयोगी ऊष्मीय ऊर्जा है, मतलब बहुत सारी जो ऊष्मा की ऊर्जा होती है उसका उपयोग ही नहीं हो पाता। ऐसा नहीं है कि जितनी ऊर्जा दूसरे स्तर में ट्रांसफर हुई वो पूरी की पूरी इस्तेमाल ही हो जाए, उसका केवल कुछ हिस्सा, 10% वाला रूल आपने देखा, तो केवल कुछ ही हिस्सा यूज हो पाता है और बाकी जो है वो वेस्ट चला जाता है, बर्बाद हो जाता है। और ऐसे में ऊर्जा का नुकसान होता है, ऊर्जा की हानि होती है। ये सब बातें यहाँ थी। अब आइए इसे थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। देखिए, जो खाद्य श्रृंखला होती है, खाद्य श्रृंखला के जिस स्तर पर जैविक समुदाय के द्वारा, जो जैविक समुदाय होता है मतलब जो जीव जंतु होते हैं, उनके द्वारा ऊर्जा का उपयोग और संचय होता है, उसे हम पोषण स्तर कहते हैं। यहाँ जो पोषण स्तर शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो असल में है क्या, तो उसकी परिभाषा जान लीजिए। यह खाद्य श्रृंखला के जिस स्तर पर, मतलब इसकी परिभाषा इस प्रकार है कि खाद्य श्रृंखला के जिस स्तर पर जैविक समुदाय के द्वारा, जो जीवित जीव जंतु हैं उनके द्वारा ऊर्जा का उपयोग और संचय होता है, न सिर्फ उपयोग किया जाता है बल्कि उसे संग्रहित भी किया जाता है, उसे पोषण स्तर कहते हैं। और यह क्रियात्मक स्तर को दर्शाता है, यह क्रियाशील होता है। इस प्रकार से यह क्रियात्मक स्तर को दर्शाता है। और एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक ही समय में कोई प्रजाति एक से अधिक पोषण स्तरों पर भी रह सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक ही पोषण स्तर का वो इस्तेमाल कर पाए और दूसरे से वो वंचित रह जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एक से ज़्यादा पोषण स्तरों पर निर्भर रह सकती है। जैसे कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण मनुष्य है। मनुष्य क्या है, ये सर्वाहारी प्राणी है, तो ये पोषण के लिए जो शाक सब्जियां हैं उन पर भी आश्रित रह सकता है, और जो मांस है उसको भी सेवन कर सकता है। आप एक ही दिन के भोजन में मांसाहार भी कर सकते हैं और शाकाहार भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पोषण के 2 स्तरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सर्वाहारी जंतु इसका बेहतर उदाहरण है। यहाँ हमने पोषण स्तर की परिभाषा को देखा। यहाँ शब्दों को मैं स्पष्ट बोल दे रही हूँ, इसे आप नोट भी कर सकते हैं परिभाषा के तौर पर। अलग से उसका एक जगह नोट करके नोट्स बना सकते हैं, वो ज़्यादा गुणवत्ता युक्त होगा। इसके बाद और देखिए, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक स्तर पे जो उत्पादक का स्तर होता है, उत्पादक कौन है, हरे पौधे हैं। तो इस स्तर पर हरे पौधे सौर ऊर्जा के जिस अनुपात को, आप जानते हैं कि जो हरे पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश का ही अधिग्रहण करते हैं, उसे लेते हैं और उसी से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का जिक्र हो चुका है। तो सौर ऊर्जा के जिस अनुपात को जैव रासायनिक ऊर्जा, जिसे कि आप इंग्लिश में बायोकेमिकल एनर्जी कहते हैं, उसमें बदलते हैं। पौधे क्या करते हैं, ये सौर ऊर्जा को जैव रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यही तो प्रकाश संश्लेषण है। इसका जो रासायनिक समीकरण है वो इसी बात को दर्शाता है। और उसे, मतलब जब ये परिवर्तन होता है तो यह जो मात्रा है इसे सकल प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है।
याद रखिएगा, यहाँ पे एक एक प्रश्न बनते हैं इससे, और ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, यानी सकल प्राथमिक उत्पादकता है, इसकी परिभाषा यहाँ बताई जा रही है। इसे फिर से सुन लीजिए। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में, कोई भी इकोसिस्टम हो, उसमें उत्पादक स्तर पर जो हरे पौधे होते हैं वो सौर ऊर्जा के जिस अनुपात को जैव रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं उसे ही हम सकल प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं, यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ये तो बात हुई ये सकल प्राथमिक उत्पादकता की। इसके अलावा जो 10% वाला नियम है, थोड़ा उसे और डिटेल में देखेंगे। प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा का एक छोटा सा अंश, मतलब एक बहुत छोटा सा टुकड़ा, उसको सामान्य रूप से आप 10% मान सकते हैं, अगले स्तर के जीवधारियों को प्राप्त होता है। ये काफ़ी छोटा है। आप मान लीजिए अगर पूरा जो प्रतिशत है वो 100 है तो उसमें 10% काफ़ी कम होगा। केवल इतना ही अगले स्तर में जा पाता है। ये बात आप पीछे सुन भी चुके हैं। इसलिए सकल प्राथमिक उत्पादकता, और देखिए यहाँ पर जो सकल प्राथमिक उत्पादकता है उसको हम लोग जीपीपी से व्यक्त करेंगे। जीपीपी क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका जो फुल फॉर्म है उसे देख लीजिए, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसका शॉर्ट नेम यहाँ पर दिया हुआ है जीपीपी। तो अब इसलिए जो सकल प्राथमिक उत्पादकता है उसका वह अनुपात जो प्राथमिक उपभोक्ता के स्तर पर शाकाहारियों को प्राप्त होता है, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, जो जीपीपी है उसका वह अनुपात, वह रेशियो जो कि प्राथमिक उपभोक्ता के स्तर पर, आप जानते हैं उत्पादक के बाद जो अगला नंबर आता है वो किसका होता है? प्राथमिक उपभोक्ता का होता है। तो उस स्तर पर शाकाहारियों को प्राप्त होता है। जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो क्या है? शाकाहारी होते हैं, उन्हें प्राप्त होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। जो पोषण स्तर या जो उत्पादकता शाकाहारियों को हरे पौधों से प्राप्त होती है 10% वाले नियम के हिसाब से, उसे हम कहते हैं शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, या इंग्लिश में आप कहेंगे तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, अर्थात एनपीपी। जीपीपी को हमने देखा, एनपीपी को देखा। दूसरे शब्दों में अगर इसी को हम कह लें तो पौधों की अपनी जो उपापचयी ज़रूरतें हैं, मतलब जो उनका अपना मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट है, उससे बची हुई जो अतिरिक्त ऊर्जा होती है, पौधे पहले अपनी आवश्यकता को पूरी करेंगे, तो अपनी आवश्यकता को जब वो पूरा कर लेते हैं उसके बाद जो ऊर्जा बच जाती है वह अपने ऊतकों में उसे संग्रहित कर लेते हैं, उसे स्टोर कर लेते हैं। जो पौधों के टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं, उसमें वो उसे संचित कर लेते हैं। और यही जो संग्रहित ऊर्जा होती है, संचित ऊर्जा होती है, इसी को हम शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता अर्थात एनपीपी इस नाम से जानते हैं। कुछ और चीज़ें देख लीजिए। स्थलीय पारितंत्र में सर्वाधिक औसत का मतलब यहाँ एवरेज लिया गया है। शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता जल भराव और दलदली क्षेत्रों, जिसे कि हम स्वैम्प और मार्सेस कहते हैं, ये जल भराव वाले इलाके होते हैं, दलदली होते हैं। इसके अलावा विषुवत रेखीय जो वर्षा वन होते हैं वहाँ पाई जाती है। मतलब ये जो एनपीपी की मात्रा है ये सर्वाधिक कहाँ होती है? औसत रूप में ये सबसे ज़्यादा होती है दलदली क्षेत्रों में, और उसके बाद विषुवत रेखीय वर्षा वनों में इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। जबकि जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें शैवाल क्षेत्र में ये मैक्सिमम होती है, और इसके अलावा प्रवाल और एस्चुरी यह तो इससे भरपूर होते हैं, तो यहाँ भी ये अच्छी मात्रा में पाई जाती है। तो स्थलीय पारितंत्र और जलीय पारितंत्र दोनों के संदर्भ में हमने देखा कि एनपीपी ये सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है। अब जो प्राथमिक उपभोक्ता है, मतलब उसमें शाकाहारी जीव आते हैं, इसके अलावा अपघटकों के बारे में भी आपने देखा है। इनके द्वारा जिस दर से ऊर्जा का संचय और जैव भार का निर्माण होता है, यहाँ पर प्राथमिक उत्पादकता जो है, इसके बाद जो द्वितीयक उत्पादकता है उसके बारे में चर्चा हो रही है। तो आप सुन लीजिए इसे कि प्राथमिक उपभोक्ताओं जिसमें कि शाकाहारी जीव आते हैं, इसके अलावा अपघटकों द्वारा, जो अपघटक होते हैं उनके भी द्वारा जिस दर से, जिस रेट से ऊर्जा का संचय और जैव भार का निर्माण होता है, जैव भार का मतलब बायोमास, इसका निर्माण होता है, उसे द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। ये जो है ये सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है, ये द्वितीयक उत्पादकता होती है। तो द्वितीयक उत्पादकता क्या होती है इसकी परिभाषा आप यहाँ से देख सकते हैं। ये असल में जो ऊर्जा का संचय होता है और जो जैव भार का निर्माण उसके द्वारा किया जाता है, इस पर निर्भर करती है। इसी प्रकार से आप जानते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह जो है वो एक दिशीय होता है, एक दिशा में होता है किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में, और ये हमेशा उत्पादक से उपभोक्ता की ओर जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे इसकी मात्रा कम होती जाती है। उत्पादक में इसकी मात्रा मैक्सिमम होती है, और जो सबसे ऊपर का स्तर होता है उसमें ये सबसे कम हो जाती है, इसका ह्रास बहुत तेजी से होता है। इसके अलावा जो भू जैव रासायनिक चक्र है उसके अंतर्गत जो अजैविक और जैविक समुदाय आते हैं, इनके मध्य पदार्थों का जो चक्रीय प्रवाह होता है, मतलब पदार्थ एक
चीज़ से या एक व्यक्ति से दूसरे में जाते हैं, फिर दूसरे से तीसरे में जाते हैं। इस प्रकार से इसका जो साइक्लिक फ्लो होता है, चक्रीय प्रवाह होता है, इससे प्रत्येक पोषण स्तर पर जो अलग अलग पोषण स्तर यहाँ बटे हुए हैं, इनमें कार्बनिक पदार्थों का संचरण होता है। आप जानते हैं कि किसी भी जीव के निर्माण में कार्बन की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बिना कार्बन के निर्माण संभव नहीं हो पाएगा। तो ये कार्बनिक पदार्थ जो है ये जीवन के लिए अनिवार्य है, ये कोशिका और जितने भी जैविक पदार्थ हैं उनके निर्माण के लिए आवश्यक है। तो इनका प्रवाह और संचरण इसी प्रकार से होता है। इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला चक्र है वो भूजैव रासायनिक चक्र है। और प्रत्येक अगले उच्च पोषण स्तर के जो जैविक समुदाय हैं उनको निम्न पोषण स्तर के समुदायों की अपेक्षा कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसलिए अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, मतलब इन्हें अपनी ऊर्जा की ज़रूरत तो पूरी करनी ही है, और उसके लिए ये क्या करते हैं, ये अधिक से अधिक कार्बनिक पदार्थों का संचय करते हैं। मैक्सिमम कार्बनिक पदार्थों को अपने अंदर समेटने की कोशिश करते हैं। और जो ये समेटने की क्रिया है, संचय की क्रिया है, इसी को हम भूजैव आवर्धन कहते हैं। ये जो कठिन शब्द हैं, मतलब थोड़े अलग टाइप के हैं, इन्हें याद रखिएगा। इनकी परिभाषा अक्सर इससे प्रश्न बन जाते हैं, परिभाषा से जुड़े हुए प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो भूजैव आवर्धन ये कहते किसको है, तो ये संचय की प्रक्रिया है। मतलब अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मैक्सिमम जो कार्बनिक पदार्थों का संचय किया जाता है, तो ये जो प्रक्रिया है इसको हम जियोबायो मैग्निफिकेशन कहते हैं, यानी भूजैव आवर्धन के नाम से जानते हैं। यहाँ तक हमने जो पोषण स्तर है उसमें ऊर्जा के प्रवाह और पारितंत्र की उत्पादकता को देखा। अब चलते हैं आगे। अब प्रश्न ये है कि पोषण के स्तर में शामिल क्या क्या है। जो पोषण का स्तर अभी हम उसकी चर्चा कर रहे थे, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो यहाँ 3 चीज़ों का जिक्र किया गया है, आप PDF में देख सकते हैं। खाद्य श्रृंखला है, इसके अलावा खाद्य जाल है और पारिस्थितिकी पिरामिड है। इन तीनों के नाम आपने सुने होंगे, और ये तीनों ही पोषण के स्तरों में शामिल हैं। ये पोषण के स्तर हैं असल में, या ये कह लीजिए कि उसी के 3 प्रकार हैं। और देखिए इसमें जो परिभाषा दी है उसको देख लेते हैं। खाद्य श्रृंखला ये भक्षण करने और किए जाने का क्रम है, मतलब खाने, अपने भोजन करने और दूसरे के द्वारा भोजन बना लिए जाने का ये क्रम है। जैसे जो खरगोश होता है वो हरी घास को खाता है और खरगोश को कोई भेड़िया आकर खा ले, तो इस तरह का जो क्रम है ये खाद्य श्रृंखला में जोड़कर देखा जाता है। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। और इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण उत्पादक से उपभोक्ता तक होता है। उत्पादक कौन है, हरे पौधे हैं, तो हरे पौधों से खरगोश ने ऊर्जा प्राप्त की, घास को चरा तो उससे उसे ऊर्जा मिली, और खरगोश को भेड़िए ने खा लिया तो खरगोश के शरीर से जो ऊर्जा की प्राप्ति हुई वो भेड़िए तक पहुंची। तो इस प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह आगे बढ़ता है। ये बात होती है खाद्य श्रृंखला की। अब जरा इसे और विस्तार से देखते हैं, इसके बाद हम इसका प्रकार भी देखेंगे। तो देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर के कोई एक पोषण स्तर यहाँ फिक्स नहीं है। जो जीवधारी होते हैं वह भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, उनकी निर्भरता एक दूसरे पर रहती है। जैसे अभी आपने उदाहरण के तौर पे खरगोश और भेड़िए को देखा, इसके अलावा खरगोश और हरी घास को देखा। यही जो निर्भरता होती है जब क्रमिक रूप में आगे बढ़ने लगती है, मतलब ये एक सिस्टमेटिक तरीके से आगे जाती है, तो इसे खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। ये एक सरल परिभाषा थी, इससे भी आप सीख सकते हैं। इसके अलावा उदाहरण के तौर पे अगर आप देखना चाहें तो पौधे अपने भोजन के लिए सौर प्रकाश का मतलब क्या है, सूर्य का प्रकाश और अन्य पोषक तत्वों पर निर्भर रहते हैं। मिट्टी से कुछ पोषक पदार्थ लेते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से वो सौर ऊर्जा को जैव रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो ये तो बात हुई हरे पौधों की। और जो शाकाहारी होते हैं वो अपने भोजन के लिए इन्हीं पौधों पर निर्भर रहते हैं। जो शाकाहारी जीव हैं, सिर्फ खरगोश ही नहीं, जितने भी शाकाहारी जीव हैं, चाहे वो मवेशी हो या अगर कोई मनुष्य शाकाहारी है तो उसकी भी बात कर सकते हैं, तो ये हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं। पौधों से ही हमें अनाज प्राप्त होता है और उसी से हम भोजन करते हैं। और इसी प्रकार से जो मांसाहारी जीव होते हैं वो इन शाकाहारियों पर निर्भर रहते हैं। खरगोश और भेड़िए का उदाहरण हमने देखा है। ऐसे ही शेर और हिरन का उदाहरण हो सकता है। हिरन घास चरता है और हिरन को शेर मार कर खा ले, तो इस प्रकार से वो एक दूसरे से जुड़े हुए यहाँ रहेंगे ही। इसे आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। अब ये जो खाद्य श्रृंखला है ये इसी प्रकार से बनती है, बस शर्त यह है कि ये सिस्टमेटिक होनी चाहिए, क्रमबद्ध होनी चाहिए, बीच में कहीं टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। जैसे आप जंजीर को देखे होंगे, जंजीर यानी जो चेन होती है, इसमें बहुत सारी कड़ियाँ होती हैं, वो एक के बाद एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। इनमें कहीं भी बिखराव नहीं होता। अगर बीच से कहीं से ये अलग अलग होंगी तो जंजीर बनेगी ही नहीं। तो वैसे ही ये जो चेन है ये टूटनी नहीं चाहिए, इनमें निरंतरता होनी चाहिए,
बस यही एक अनिवार्य शर्त है, और ये कई प्रकार की हो सकती है, कई आकार और रंग रूप में पाई जा सकती है। अब प्रश्न यहाँ पर उठता है कि जो खाद्य श्रृंखला है वह कितने प्रकार की होती है। तो मुख्य रूप से यह 2 प्रकार की होती है। 2 इसके मुख्य प्रकार होते हैं। वैसे अगर उदाहरण के हिसाब से बांटना शुरू करेंगे तो अनेकों प्रकार यहाँ पैदा हो जाएंगे, लेकिन मुख्य जो प्रकार है उसमें हमें इसका वर्गीकरण करना है। तो ये 2 तरह की होती है। एक तो चारागाह आधारित होती है और दूसरी अपर्दन आधारित होती है। दोनों के बारे में हम यहाँ देखते हैं। तो आइए देखते हैं। जो चारागाह खाद्य श्रृंखला होती है इसे आप इंग्लिश में ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं, और इसके अलावा दूसरी है अपर्द खाद्य श्रृंखला, इसे आप आगे देखेंगे। तो पहले चारागाह वाली देखिए। ये श्रृंखलाएं मतलब ये जो चेन होती है यह उन हरे पौधों से शुरू होती है। चारागाह का मतलब क्या, जहाँ चरने की व्यवस्था हो। चारागाह जो है पशुओं के लिए खुले मैदान होते हैं जहाँ बहुत सारी घास होती है, उसे चर के जो पशु हैं, मवेशी हैं, वो अपना पेट भरते हैं। तो यहाँ से बनती है खाद्य श्रृंखलाएं। यहाँ पर ये जो श्रृंखलाएं हैं ये हरे पौधों से आरंभ होती हैं। जो चारागाह वाली खाद्य श्रृंखला है इसका जो शुरुआत है वो हरे पौधों से होता है, और यह जो हरे पौधे हैं यह स्वाभाविक है, जो शाकाहारी जीव हैं उनके लिए भोजन बनेंगे, और बदले में जो शाकाहारी जीव होते हैं वो मांसाहारी जीव का भोजन करते हैं। मतलब जो घास है उसको मान लीजिए हिरन ने खाया, ये घास जो है इसको हिरन ने खाया और हिरन को शेर ने खा लिया, वही बात यहाँ पर है। तो इस तरह की होती है चारागाह खाद्य श्रृंखला। यहाँ पर जो उपभोक्ता होते हैं वो पहले उत्पादक का सेवन करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता की यहाँ बात की जा रही है, और उस प्राथमिक उपभोक्ता को जो अगले स्तर का उपभोक्ता है वो खा लेता है। इस प्रकार से इसका निर्माण होता है। और अब दूसरे नंबर पर हम देखेंगे अपर्द खाद्य श्रृंखला को। ये जो अपर्द खाद्य श्रृंखला होती है इसमें, इसे थोड़ा और अच्छे से देख लीजिए। यह खाद्य श्रृंखला क्षय होते प्राणियों, क्षय का मतलब है नष्ट होते, जिनका कि अब विनाश हो रहा है, उनका शरीर धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। तो ऐसे नष्ट होते प्राणियों और पौधों, सिर्फ प्राणी ही नहीं, जो वनस्पतियां हैं उनकी भी बात की जा रही है। इसके अलावा पादप शरीर के जो मृत जैविक पदार्थ हैं वहाँ से इसका आरंभ होता है, और यह सूक्ष्म जीवों में, और सूक्ष्म जीवों से अपर्द खाने वाले जीवों में, और उसके बाद वहाँ से अन्य परभक्षियों में पहुँचता है। जो सड़े गले पदार्थ हैं, चाहे वो जंतु उत्पाद हो या वनस्पति उत्पाद हो, उनको जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो खा लेते हैं। और इन सूक्ष्म जीवों का सेवन जो अपर्द खाने वाले जीव हैं, मतलब सड़ा गला खाने वाले, निपटाने वाले जीव हैं, वो कर लेते हैं, और यहाँ से ये अन्य परिभक्षियों में, दूसरों को खाने वाले जीवों में पहुँच जाती है। तो इस प्रकार से एक अपर्द खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। तो ये फूड चेन 2 प्रकार की थी, एक चारागाह आधारित थी और दूसरी जो अपर्द पदार्थ हैं उन पर आधारित थी। इसकी थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, जो चराई खाद्य श्रृंखला है या चारागाह वाली खाद्य श्रृंखला है वह एक सीधी, सपाट और निश्चित होती है। उसमें सीधापन होता है, वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है। जैसे घास के बाद बकरी, और उसके बाद उससे शेर, बकरी की जगह आप हिरन भी रख सकते हो, बकरी से फिर शेर की ओर ये ट्रांसफर हो गई। कहने का मतलब क्या है, बकरी ने घास को खाया और बकरी को शेर ने खा लिया। तो इस तरह से ये सीधी श्रृंखला होती है, इसमें कहीं हेर फेर नहीं होता। और इसी तरह जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में भी आप इसे जोड़कर देख सकते हैं। जो पादप प्लवक होते हैं उन्हें मछलियां खाती हैं। सबसे पहले जो पादप प्लवक होते हैं उन्हें जंतु प्लवक खाते हैं, और जो जंतु प्लवक होते हैं उन्हें छोटी मछलियां खाती हैं। इसे इस क्रम में आप देखिएगा। जो पादप प्लवक होते हैं मतलब पौधों के प्लवक होते हैं, उनका सेवन जो जंतु प्लवक है वो करते हैं, और उन जंतु प्लवकों का सेवन बड़े ही मन से, मतलब वो स्वादिष्ट भोजन होता है छोटी मछलियों का, तो ये छोटी मछलियाँ उनका सेवन कर लेती हैं, और छोटी मछलियों को जो बड़ी वाली मछलियाँ या और बड़े समुद्री जीव हैं वो खा लेते हैं। तो इस प्रकार से ये चराई खाद्य श्रृंखला का ही अलग अलग उदाहरण है, मतलब विभिन्न पारितंत्रों में, स्थलीय में भी और जलीय में भी। यहाँ तक हमने जो स्थल और जल है उसमें चराई खाद्य श्रृंखला को देखा। अब जरा अपर्द खाद्य श्रृंखला के कुछ उदाहरणों को आप देख लीजिए। तो अपर्द खाद्य श्रृंखला में अपर्द से केचुआ अपना पोषण प्राप्त करता है, और केचुए को अगर मुर्गी खा ले या मुर्गा खा ले, मुर्गी हो या मुर्गा कोई बात नहीं, भोजन तो एक ही होगा। तो अपर्द खाद्य श्रृंखला में अपर्द से शुरुआत होती है, जैसे वहाँ घास से शुरुआत हुई थी या प्लवकों से शुरुआत हुई थी, वैसे ही यहाँ अपर्दों से शुरुआत होती है। और ये जो सड़े गले पदार्थ है इनका सेवन केचुआ कर लेता है, और केचुए को मुर्गी खा लेती है, और मुर्गी को अगर बाज खा ले तो ये श्रृंखला जो है ये कंप्लीट हो जाती है। इस प्रकार से अपर्द खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। ये एक उदाहरण था, ऐसे और भी उदाहरण लिए जा सकते हैं। अब ये जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं
ये एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग होती हैं। मतलब सिर्फ एक खाद्य श्रृंखला हो और उसके चारों ओर कोई दूसरी न हो, ये संभव नहीं है। और ये एक दूसरे से अंतरक्रिया भी करती हैं, संबंधित होती हैं, और कई बार ये एक दूसरे में बहुत ज़्यादा ओवरलैप भी करती हैं। कहने का मतलब ये है कि एक खाद्य श्रृंखला दूसरी खाद्य श्रृंखला की कार्यप्रणाली में घुस जाती है, उसमें जबरदस्ती प्रवेश कर लेती है। इसी को हम कहते हैं ओवरलैपिंग। उदाहरण के तौर पे अगर आप देखें तो किसी एक खाद्य श्रृंखला का कोई शाकाहारी जीव, कोई भी एक शाकाहारी जीव किसी एक खाद्य श्रृंखला का, वह दूसरी खाद्य श्रृंखला के मांसाहारी जीवों का अगर भोजन बन जाए तो इस प्रकार से इनकी ओवरलैपिंग होना स्वाभाविक है। मतलब एक खाद्य श्रृंखला का जीव जो है वो दूसरी खाद्य श्रृंखला के जो सर्वोच्च उपभोक्ता है उनका आहार बन गया। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे से न चाहते हुए भी जुड़ गए। अब जो खाद्य श्रृंखला है, इनकी इसी तरह से जो जुड़ी हुई जटिल संरचना है, ये आपस में जब मिलने लगती हैं तो यहाँ संरचना बहुत ज़्यादा जटिल हो जाती है। यहाँ तक तो ठीक था कि जो चारागाह आधारित खाद्य श्रृंखला थी वो बिल्कुल सीधी और सपाट थी, और जो अपरदों पर निर्भर रहने वाली खाद्य श्रृंखला थी उसमें भी ज़्यादा घुमाव नहीं था। लेकिन जब ये आपस में ओवरलैप करना शुरू करती है तो यहाँ पर दिक्कतें आने लगती हैं, जटिलता खड़ी हो जाती है। और जब जटिलता होती है तो यहाँ जाल बन जाता है। कहते हैं ना, समस्याओं का जाल यहाँ पैदा हो गया है। तो समस्याएं जब यहाँ मिलनी शुरू होती हैं तो उनका जाल बनने लगता है, और जब यही जाल खाद्य श्रृंखलाओं का बने तो इसे खाद्य जाल कहा जाता है। तो ये जो खाद्य जाल है ये कुछ और नहीं है, ये बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाओं की ओवरलैपिंग है, आपस में मिलने की प्रक्रिया है। इससे बनती है जो फूड वेब है। फूड चेन और फूड वेब में बस जरा सा यही अंतर है। वेब का मतलब क्या, वेबसाइट जो होती है वो भी क्या है, एक जाल ही होती है। वैसे ही ये वेब है, ये जाल है। तो खाद्य जाल क्या है, ये बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाओं का संग्रह है, उनकी ओवरलैपिंग है, और यही पारिस्थितिकी तंत्र का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करती है। असल में पारिस्थितिकी तंत्र ऐसा ही जटिल है। इसकी जटिलता को दर्शाने का ये खाद्य जाल एक सशक्त माध्यम है। अब जो खाद्य जाल होता है इसके बारे में थोड़ी परिभाषा यहाँ आप PDF में देख लीजिए। जो बात है उसको सुनते रहिए, जो बोला जा रहा है पीछे से, और जो PDF है उससे कनेक्ट रहिए। दोनों चीज़ों को आप अपने हिसाब से नोट करते रहिए। देखिए, खाद्य जाल एक पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों के बीच, जो जीव होते हैं उनके बीच ऊर्जा और पोषक तत्वों के सभी संभावित हस्तांतरण का मतलब होता है ट्रांसफर, एक हाथ से दूसरे हाथ में दिया जाना, इसको चित्रित करता है। मतलब एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जो ऊर्जा का हस्तांतरण होता है उसको यह दर्शाने का काम करता है। जबकि जो खाद्य श्रृंखला होती है वो पोषण के केवल एक दिशीय मार्ग को चित्रित करती है। वहाँ पोषण एक दिशा में होता है, उसमें रिवर्स कुछ भी नहीं होता, मतलब वापस कुछ भी प्राप्त होने की संभावना नहीं होती। लेकिन यहाँ पर जो खाद्य जाल होता है ये बहुत उलझा हुआ इसीलिए होता है क्योंकि ये साइक्लिक होता है, इसमें रिवर्स होने की संभावना प्रबल होती है। आरेखीय रूप में अगर इसे व्यक्त किया जाए तो पोषण स्तरों के चरणों को एक पारिस्थितिकी पिरामिड के रूप में हम देखते हैं। तो पिरामिड के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। थोड़ा सा खाद्य जाल को और विस्तार से देख लेते हैं। पिरामिड की चर्चा चित्र सहित होगी, उसे हम देखेंगे। तो देखिए, खाद्य जाल ये जीवों को जीने का अधिक अवसर उपलब्ध कराता है। मतलब मान लीजिए कोई खाद्य श्रृंखला है और वहाँ पर भोजन की कमी हो जाती है, तो वह खाद्य श्रृंखला अगर किसी दूसरी खाद्य श्रृंखला के साथ ओवरलैप कर जाए, जुड़ जाए, तो यहाँ वह दूसरी जो खाद्य श्रृंखला है उससे भोजन प्राप्त करने लगेगी, जो अपनी ऊर्जा की आवश्यकता है उसे पूरा कर सकती है, और इसीलिए ओवरलैपिंग होती भी है। तो इससे जीवन जीने की जो संभावनाएं हैं वो प्रबल हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, और जो प्रजातियों के विनाश का संकट है वो कम हो जाता है। यहाँ पर इसकी व्याख्या भी आप देख लीजिए। क्योंकि खाद्य श्रृंखला में यदि कोई भी जीव किसी कारणवश हट जाता है, या तो उसका विनाश हो जाता है या वो उस जगह को छोड़कर चला जाता है, तो पूरी खाद्य श्रृंखला डैमेज हो जाएगी, दुष्प्रभावित हो जाएगी। ये आप समझ सकते हैं। जबकि खाद्य जाल में ऐसा होने पर जीवों द्वारा अन्य विकल्पों पर भी निर्भरता यहाँ देखी जा सकती है। मतलब एक जीव अगर हटा तो उसके स्थान पर कोई दूसरी चीज उसकी जगह ले लेगी। इससे जो जाल है वो बिगड़ेगा नहीं, जो तंत्र है उस पर कोई खास नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर एक सीधी सादी चेन है उसमें से एक कड़ी निकाल ली जाए तो पूरी चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, टूट जाएगी। तो यहाँ पर यह संकट नहीं होता। और खाद्य जाल जितना जटिल और विविधतापूर्ण होगा, मतलब जितनी ज़्यादा इसमें जटिलता होगी, उलझाव होगा, पारिस्थितिकी तंत्र उतना ही स्थायी और संतुलित होगा। ये खास बात है। ये वाक्य जो है इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। खाद्य जाल जितना ज़्यादा जटिल होगा, जितना ज़्यादा उलझा हुआ होगा, पारिस्थितिकी तंत्र में उतनी ही स्थिरता होगी। और क्यों होगी ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि तब आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो जीव प्रजातियां हैं वो एक दूसरे पर कम निर्भर रहेंगी। मतलब एक से ज़्यादा स्रोतों से वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो पाएंगे।
तो ऐसे में प्रजातियों के विनाश का संकट कम हो जाएगा, और जब प्रजातियां नष्ट ही नहीं होंगी तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो स्थिर तो रहेगा ही। ये आप ऐसे भी सोच सकते हैं। तो ये कुछ बातें खाद्य जाल के बारे में थी। अब चलते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड की ओर, क्योंकि खाद्य जाल के बाद जो अगली बात होती है वो इसी पर होगी। हम देखते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड को। पहले तो ये जानना आवश्यक है कि पारिस्थितिकी पिरामिड होते क्या हैं। ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं ये असल में हैं क्या। इसके बाद हम इनके प्रकारों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। आरेख के रूप में इसे बाद में व्यक्त करेंगे, पहले परिभाषा देखते हैं। यह पोषण स्तरों के चरणों को दर्शाते हैं। यह जो पिरामिड होते हैं यह पोषण के स्तरों के बारे में हमने पीछे देखा है। तो इसके अलग अलग जो चरण हैं उन्हें दर्शाने का काम करते हैं, और ये सचित्र होते हैं, चित्र सहित होते हैं। पिरामिड की आकृति आप जानते ही हैं, त्रिभुजाकार होती है, 3 डायमेंशनल। मिस्र के पिरामिडों को आपने देखा है चित्र में ही सही। तो यहाँ पर इन पिरामिडों के जरिए नीचे से लेकर ऊपर तक अलग अलग पोषण के स्तरों को दर्शाया जाता है। ये कई प्रकार के होते हैं, और जो प्रकार हैं उनके बारे में अब आगे चर्चा होगी। उत्पादक स्तर से ये शुरू होते हैं और उपभोक्ताओं के अलग अलग स्तरों से होते हुए ये सर्वोच्च स्तर तक जाते हैं। मतलब सबसे नीचे इसमें उत्पादक होते हैं प्रायः। वैसे कुछ पिरामिड जो है वो उल्टे भी होते हैं, तो उल्टे और सीधे पिरामिडों को हम देखेंगे। लेकिन यहाँ सबसे नीचे का जो स्तर होता है वो उत्पादकों का होता है। उसके ऊपर प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं, फिर द्वितीयक आते हैं, फिर तृतीयक आते हैं। इस प्रकार से उपभोक्ताओं की जो कैटेगरी है वो ऊपर बढ़ती जाती है। अब इसमें जो खास बात है वो ये है कि उपभोक्ता स्तर पर प्रत्येक चरण के साथ जीवों की संख्या, जीव संहति और ऊर्जा में कमी आती है। जीवों की संख्या भी जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं कम होती जाती है, और उसके साथ साथ जो ऊर्जा का स्थानांतरण है उसकी दर में भी कमी आती है। यहाँ 10% वाला जो रूल है वो आसानी से काम करता है। आरेखीय रूप में अगर इसे हम दर्शाएं तो यही जो संरचना है ये पिरामिड कहलाती है। ये त्रिभुजाकार संरचना है। आप जानते हैं कि त्रिभुज का आधार जो है वो चौड़ा होता है, और जो शीर्ष होता है, शिखर होता है, वो पतला और नुकीला होता है। तो ऊपर की ओर जाने पर जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वो जीवों की संख्या हो या ऊर्जा का स्तर है, उनमें ह्रास होता है, कमी आती है। अब ये जो पारिस्थितिकी पिरामिड है ये 3 श्रेणियों में बटे हुए हैं। जो 3 श्रेणियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो संख्या पिरामिड है, जैव द्रव्यमान का पिरामिड है, और ऊर्जा या उत्पादकता का पिरामिड है। ये 3 प्रकार के पिरामिड हैं, और इनका अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्रम में आते हैं संख्या पिरामिड। संख्या पिरामिड यानी नंबर पिरामिड जिन्हें कह सकते हैं। यह जो संख्या पिरामिड होते हैं इनकी परिभाषा पहले देख लेते हैं। यह एक पारिस्थितिकी तंत्र में, जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, इसमें प्रत्येक पोषण स्तर से संबंधित विभिन्न प्रजातियों के व्यक्तियों की, मतलब जीवों की, व्यक्ति का मतलब यहाँ मनुष्य से भी हो सकता है या दूसरे जीवों से भी हो सकता है, इनकी कुल संख्या का एक ग्राफ प्रस्तुत करते हैं। पोषण स्तर से संबंधित जो जीव है उनकी कुल संख्या का यहाँ पे एक चार्ट प्रस्तुत होता है, जो कि ग्राफिक चार्ट है। और आकार और जीव संगति के आधार पर संख्याओं का जो पिरामिड है वो सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है। ये जो संख्या पिरामिड है ये दोनों प्रकार से पाया जाता है। ये सीधा भी होता है, सीधा का मतलब समझ रहे हैं, सीधा का मतलब इस तरह का, और उल्टा का मतलब ये उल्टा भी हो सकता है इस प्रकार से। मतलब इसमें दोनों ही तरह की डिजाइन पाई जा सकती है। और देख लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए, एक पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर से संबंधित अलग अलग प्रजातियों की कुल जो संख्या है, टोटल जो नंबर है, उसको अगर क्रमवार तरीके से दर्शाया जाए, एक क्रम से दर्शाया जाए, यहाँ यही शर्त होती है, तो ऐसी स्थिति में हमें संख्या पिरामिड की प्राप्ति होती है। अगर क्रमवार तरीके से हम इनका प्रस्तुतिकरण करते हैं अलग अलग पोषक स्तरों में, तो हमें संख्या पिरामिड प्राप्त होता है। और अगर कुछ अपवादों को हम छोड़ दें, मतलब कुछ जो एक्सेप्शन है उन्हें छोड़ दिया जाए, तो यह सीधा ही होता है। उल्टा प्रायः कम ही होता है, बहुत कम ही परिस्थितियों में ये उल्टा होता है। और देखिए, घास पारितंत्र की अगर बात की जाए, यहाँ पर उल्टा और सीधा जो शब्द इस्तेमाल किया गया है उसका उदाहरण देना आवश्यक है। तो घास पारितंत्र में संख्या पिरामिड सीधा होता है। घास पारितंत्र की जो स्थिति है आपने देखी है, तो उसमें घास से टिड्डे की ओर जाएंगे और टिड्डे से मेढक की ओर जाएंगे और मेढक से सांप की ओर जाएंगे। और इस स्थिति में घास पारितंत्र का जो पिरामिड है वो नीचे से ऊपर की ओर सकरा होता जाता है और सीधा बनता है। इसी प्रकार से, और ऐसा क्यों होता है, सीधा क्यों होता है? क्योंकि पोषण स्तर के, मतलब पोषण स्तर का जो सबसे निचला क्रम होता है वहाँ घासों की बहुलता होती है, बहुत ज़्यादा घास पाई जाती है, और उन पर निर्भर रहने वाले शाकाहारी जीव उसकी तुलना में कम होते हैं। मतलब जितनी घास होती है उतने तो जीव होंगे नहीं, तो शाकाहारी जीवों की जो मात्रा है वो घास की तुलना में कम होती है।
और शाकाहारी जीवों पर निर्भर रहने वाले जो मांसाहारी जीव हैं उनकी तुलना शाकाहारी जीवों से अगर करें तो उनकी संख्या भी कम होती है। मतलब जितने हिरन पाए जाते हैं जंगल में उतने शेर तो मिलते नहीं है। तो उसी तरीके से यहाँ भी, या बकरियों का उदाहरण आप ले सकते हैं, तो बकरियाँ जितनी ज़्यादा होंगी उतने ज़्यादा मात्रा में शेर या जो बाघ, मतलब जो तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता हैं, वो पाए नहीं जाएंगे। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि नीचे जो घास की मात्रा है वो ज़्यादा है, तो नीचे इसका बेस जो है पिरामिड का वो चौड़ा होगा। आइए इसका चित्र देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये है सीधा और उल्टा संख्या पिरामिड। ये सीधा है और उल्टा है, दोनों कैसा होता है यहाँ आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। जो घास वाली पारितंत्र की बात की गई उसे आप पहले चित्र में देख रहे हैं। यहाँ देखिए, घास पारिस्थितिकी तंत्र, इसका पिरामिड सीधा है। पहले नीचे घास है, घास के जो पदार्थ है वनस्पति उत्पाद, उसका सेवन टिड्डे करते हैं और टिड्डों को खाने का काम मेढक करते हैं। तो यहाँ पर उत्पादक कौन हुआ? घास हुई, यानी हरे पौधे। इसके अलावा प्राथमिक उपभोक्ता के तौर पे हम देखें तो टिड्डे क्या है? यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता की भूमिका निभा रहे हैं। द्वितीयक जो उपभोक्ता है यहाँ मेढक है, और तृतीयक श्रेणी में सांप आता है। यहाँ पे सांप जो है ये मेढक को खा लेता है, हालांकि खाता नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ मानते हैं कि खा लेता है। तो सांप जो है वो मेढक का सेवन करता है, तो ये तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता हो जाता है। और ये पिरामिड बिल्कुल सीधा है। सीधा क्यों है? क्योंकि घास की मात्रा ज़्यादा होगी, उससे कुछ कम मात्रा में टिड्डे होंगे, उससे कुछ कम मात्रा में मेढक होंगे, और मेढकों से भी कम मात्रा में सांप पाए जाएंगे। तो ये ऊपर की ओर जाने पर सिकुड़ता है। ये तो हुई घास पारितंत्र की बात। अब हमने कहा था कि पिरामिड उल्टा भी हो सकता है। तो वृक्ष का जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें जो संख्या पिरामिड है वो उलट जाता है, वो उल्टा बनाया जाता है। कैसे उल्टा होता है? तो देखिए, वृक्षों का जो बाहुल्य होता है, वृक्षों की जो बहुतायत होती है, इस वजह से पारिस्थितिकी तंत्र तथा अपर्ध जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें संख्या पिरामिड का जो प्रदर्शन है वो उलट जाता है। क्यों? क्योंकि पेड़ों की अधिकता होती है, पेड़ यहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? तो इसका जरा व्याख्या आप देख सकते हैं। क्योंकि उत्पादक स्तर होता है वहाँ वृक्षों की संख्या कम होने के बावजूद अपने आवास और भोजन के लिए उन पर निर्भर रहने वाले पशु पक्षियों की संख्या अत्यधिक होती है। इसी तरह अपर्ध खाद्य श्रृंखला में हजारों अपघटक किसी एक मृत पौधे या पशु से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मतलब वृक्ष जो है वो कम मात्रा में है और उन पर निर्भर रहने वाले जीव जो हैं वो ज़्यादा है। इसी प्रकार से जो अपर्ध खाद्य श्रृंखला का हमने जिक्र किया था उसमें भी जो अपर्धकारी पदार्थ हैं, मतलब मान लीजिए कोई मरा हुआ मवेशी है, उसको खाने वाले अनेक जीव हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े गिद्ध और कुत्ते और जितने भी तेंदुए, लकड़बग्घे, जो भी जीव हैं वो उसे खाने के लिए वहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो खाने वालों की संख्या ज़्यादा है और जो खिलाने वाला है उसकी मात्रा कम है। तो ऐसी स्थिति में जो नीचे का हिस्सा होगा, जो बेस होगा, वो यहाँ पर नुकीला हो जाएगा, सकरा हो जाएगा। ये देखिए, वृक्ष जो है इनकी मात्रा कम है, ये उत्पादक है। इससे पहले हमने घास वाले पारितंत्र में देखा कि जो उत्पादक है उनकी मात्रा ज़्यादा होती थी, लेकिन यहाँ पर जो वृक्ष का पारिस्थितिकी तंत्र है, यहाँ पर आकर संख्या पिरामिड का जो दिमाग है वो घूम जाता है और यहाँ पर वो उलट जाता है। उलटने पर वृक्ष नीचे आ गए। उसके बाद इन पर निर्भर रहने वाले शाकाहारी जीव हैं जो कि प्राथमिक उपभोक्ता हैं, और सबसे ऊपर वाले लेवल पर आते हैं मांसाहारी, जो कि द्वितीयक उपभोक्ता के तौर पर देखे जाते हैं। इसके ऊपर तृतीयक और चतुर्थक हो जाएंगे, मतलब सर्वोच्च उपभोक्ता तक हम जाएंगे। लेकिन खास बात यह है कि जो उत्पादक है वो नीचे कम मात्रा में। तो ऐसी स्थिति में जो संख्या पिरामिड है वो उलट जाता है। बस यही कुछ अपवाद होते हैं, नहीं तो अदरवाइज ये सीधा ही रहता है। मतलब नीचे की जो मात्रा है वो ज़्यादा रहेगी और ऊपर जैसे जैसे हम जाएंगे ऊर्जा की मात्रा और जो जीवों की मात्रा है उनमें कमी आएगी। इसके अलावा किसी भी पारितंत्र के पोषण स्तर की जो संरचना है उसका वास्तविक चित्रण करने के लिए संख्या पिरामिड उतना कारगर नहीं होता है। संख्या पिरामिड है तो अच्छा, इसे आप देख लीजिए, देखने में अच्छा लग रहा है, समझने के लिहाज से भी बढ़िया है, लेकिन किसी भी पारितंत्र के पोषण स्तर का अगर हमें वास्तविक चित्रण करना है, उसे सही में दर्शाना है, उसका जो रियल पिक्चर है उसे दिखाना है, तो उसके लिए ये कारगर नहीं होगा। क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रत्येक समुदाय के जीवों की संख्या को गिनना ये संभव नहीं है। यहाँ गिनती के आधार पे, संख्या पिरामिड इसका नाम ही है, तो जीवों की संख्या के आधार पे इसका बंटवारा किया गया है। इसे बनाने का आधार ही जीवों की संख्या है, और जीवों को गिनना इतना आसान काम तो है नहीं। मान लीजिए बाघों की गणना हो सकती है, हाथियों की गणना हो सकती है, लेकिन जो मवेशी हैं उनकी पशुधन गणना करके सरकार अगर दे भी दे, तो जैसे ही गणना की रिपोर्ट आएगी उसके अगले ही दिन कई हजार मवेशी बढ़ चुके होंगे, क्योंकि रोज इनकी पैदावार होती है। इनकी जो जनसंख्या है उसे गिनना इतना आसान नहीं है, और जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होता, इसमें वास्तविकता कमी होती है। इसलिए इन कमियों को दूर करने के लिए
अब जैव भार पिरामिड बनाया जाता है। ये जो संख्या पिरामिड है ये यहाँ पर असरदार नहीं रहता है, बेअसर हो जाता है। तो इस स्थिति में कुछ बेहतर चाहिए था, तो बेहतर यहाँ पर प्रदर्शित करने के लिए जैव भार पिरामिड का निर्माण होता है। और जैव भार पिरामिड के बारे में अब आगे देखते हैं। जैव भार पिरामिड या जैव द्रव्यमान पिरामिड, ये दोनों एक ही चीज़ है। भार या द्रव्यमान यहाँ पर हालांकि दोनों एक नहीं होते। आप जानते हैं कि द्रव्यमान और भार में फर्क है। भार में गुरुत्वाकर्षण भी होता है और द्रव्यमान में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, केवल और केवल द्रव्यमान होता है। लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है उसमें दोनों का मतलब एक ही है। ये जो जैव द्रव्यमान पिरामिड है यह एक विशेष समय पर, किसी खास मौके पर, प्रत्येक ट्रॉपिक स्तर पर सभी जीवों के कुल वजन, जिसे कि ग्राम प्रति यूनिट के क्षेत्रफल में नापा जाता है, उसे प्रदर्शित करता है। ये वजन पर आधारित है, जैसा कि इसका नाम है द्रव्यमान या भार। तो ये बात यहाँ वजन की जा रही है। तो ये पिरामिड वजन आधारित है। इससे पहले हमने संख्या पिरामिड को देखा तो वो गिनती पर आधारित था, और जीवों को गिनना चूंकि संभव नहीं हो सकता था एकदम सही, तो इसलिए वो बेअसर हो गया था। यहाँ पर भार के आधार पर, और भार कैसा है, ग्राम प्रति यूनिट क्षेत्रफल में से नापा जाएगा, और इसके आधार पर हम पिरामिड बनाएंगे। यह भी सीधा हो सकता है और उल्टा हो सकता है, दोनों ही स्थितियाँ इसमें पाई जा सकती हैं। यह सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है, दोनों ही इसके प्रकार हैं। अब आइए देखते हैं ये दिखता कैसा है। देखिए दोस्तों, ये जो है ये सीधा जैव भार पिरामिड है। इसके बाद हम नीचे उल्टे वाले को भी देखेंगे। ये सीधा है, इसे आप देख लीजिए, और इसके बाद ये उल्टा है। सीधा कब था? जब स्थलीय पारितंत्र की बात हो रही थी। जो पारितंत्र था या पारिस्थितिकी तंत्र था, जब वो स्थलीय था, जमीन का था, तो यह सीधा था। लेकिन जब ये जल की बात होने लगी, मतलब जब इसमें पानी की चर्चा होने लगी, जलीय पारितंत्र का वर्णन किया जाने लगा, तो ये उलट गया। ये देखिए, ये जो जलीय पारितंत्र है इसमें ये उल्टा है। इनकी चर्चा कर लेते हैं, इन्हें देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो स्थलीय पारितंत्र है इसमें आप देख रहे हैं कि उत्पादक के स्तर पर, जो उत्पादक का स्तर है, वहां पर घास है, झाड़ियां हैं और पौधे हैं। ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं, और उसके द्वारा जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो पोषण प्राप्त करते हैं। यहाँ आप इसे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता है, ये उत्पादक है। उत्पादकों को खाकर प्राथमिक उपभोक्ता अपना पेट भरते हैं, जिसमें कि गाय, हिरन और खरगोश जैसे पशु आते हैं। और इन जीवों को लोमड़ी खाती है, ये द्वितीयक उपभोक्ता हो गई। और लोमड़ी को शेर खा ले तो ये तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा। अब ये नीचे से ऊपर की ओर सिकुड़ता जाता है। क्यों सिकुड़ रहा है? तो सिकुड़ इसलिए रहा है क्योंकि घास, झाड़ियाँ और पौधे यहाँ बहुतायत हैं। उनकी तुलना में गाय, हिरन और खरगोश, इनकी मात्रा कम है, और इससे भी कम मात्रा में लोमड़ियाँ हैं, और सबसे कम मात्रा में शेर पाए जाते हैं। तो इस आधार पर इसे ऊपर की ओर नुकीला बनाया गया है। तो ये सीधा है, और ये स्थलीय पारितंत्र की चर्चा हो रही है। यहाँ पर जो ऊर्जा का वितरण है उसे भी देख लीजिए। जो भार का वितरण है, माफ कीजिएगा, ऊर्जा का वितरण यहाँ नहीं होगा, यहाँ भार की और द्रव्यमान की बात होगी। तो उसे आप देख सकते हैं 10,000 किलो, इसके बाद 1,000 किलो, फिर कम हो गया 100 किलो, और अंतिम में सबसे कम हो गया 10 किलो। यहाँ जो जैव भार का बंटवारा है वो ऊपर की ओर जाने पर कम होता जाता है, वो धीरे धीरे सिकुड़ता जाता है। जैसे संख्या पिरामिड में जीवों की संख्या ऊपर की ओर जाने पर कम होती जाती थी, वैसे ही यहाँ पर जो भार की मात्रा है वो भी ऊपर जाने पर कम होती जाती है। और ये भार कैसा है? ये जैव भार है। ये तो था सीधा पिरामिड, जो कि स्थलीय पारितंत्र पर लागू होता था। अब चलते हैं जलीय पारितंत्र की ओर, जहां पिरामिड उलट जाता है। ये देखिए, ये है उल्टा। उल्टा क्यों है? क्योंकि सबसे नीचे आते हैं पादप प्लवक। पादप प्लवकों का जो जैव भार है वो सबसे कम होता है, इसलिए उन्हें सबसे नीचे रखा गया है। ये कितना है? 4 ग्राम प्रति वर्ग किलोमीटर, माफ कीजिएगा, प्रति वर्ग मीटर। यहाँ किलोमीटर में कुछ भी नहीं है, सब मीटर में है। ये जो पादप प्लवक है, इनको खाने वाले कौन है? जंतु प्लवक है, और जंतु प्लवकों को छोटी मछलियां खाती हैं, और इन छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां निगल लेती हैं। इस प्रकार से ये श्रृंखला बनती है। तो यहाँ जो पिरामिड बनता है उसमें पादप प्लवकों का जो जैव भार है उसका जो कुल मात्रा है वो 4 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के आसपास होता है। जंतु प्लवकों का जो जैव भार का इसमें भागीदारी है वो 6 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के लगभग होता है। वैसे ही छोटी मछलियों के जैव भार की अगर चर्चा करें तो ये 8 ग्राम प्रति वर्ग मीटर होता है, और जो बड़ी मछलियां होती हैं इनके लिए 12 ग्राम प्रति वर्ग मीटर ये निर्धारित किया गया है। और यहाँ पर ये उल्टा हो गया। क्यों उल्टा हो गया? क्योंकि नीचे की ओर जैव भार कम है, और ऊपर जैसे जैसे हम जाते हैं जैव भार की मात्रा बढ़ती जाती है। ये बात हो रही थी गहरे जलीय पारितंत्र की, गहरा जलीय पारितंत्र, जहाँ पर जल गहरा ज़्यादा है, गहराई ज़्यादा है। अब चलते हैं आगे और अगले पिरामिड पर चर्चा करते हैं।
थोड़ा सा जो जैव भार पिरामिड है इसके बारे में कुछ और भी देख लीजिए। किसी जीवित प्राणी में इसकी एक सरल परिभाषा अगर आप देखना चाहें, चित्र के माध्यम से आप देख ही चुके हैं, ये उल्टा वाला है और इससे पहले ये सीधा वाला है। इसकी जो सरल परिभाषा है उसके तौर पे आप कह सकते हैं कि किसी भी जीवित प्राणी में जो उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों का कुल शुष्क भार है, शुष्क भार का मतलब ड्राई वेट है, उसका जैव भार यहाँ पर लिया जाता है। जैव भार यहाँ कहाँ से लेते हैं? जो कार्बनिक पदार्थ है उनका एक शुष्क भार यहाँ पर तौल लेते हैं और वही होता है जैव भार। इससे एक चीज स्पष्ट होती है कि जैव भार पिरामिड प्रत्येक पोषण स्तर के जीवों में उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों के कुल शुष्क भार का क्रमानुपात प्रदर्शन है। इसमें हम कार्बनिक पदार्थों के ही भार को लेते हैं और वो भार कैसा होता है? शुष्क भार होता है। यहाँ हम भार जो चर्चा बार बार कर रहे हैं, तो भार का मतलब क्या है? ये कार्बनिक पदार्थों का भार है, ये याद रखिएगा। और संख्या पिरामिड की तरह इसका भी प्रदर्शन सीधा या उल्टा हो सकता है, ये आप देख ही चुके हैं। चित्र में आपने देखा संख्या पिरामिड भी सीधा बन सकता था और उल्टा बन सकता था, वैसे ही ये भी हो सकता है। इसे प्रदर्शित रेखा चित्रों के माध्यम से कर सकते हैं और रेखा चित्र के माध्यम से हमने इसे समझा है। यहाँ पे ये उल्टा है और ये सीधा है। अब चलते हैं अगले पिरामिड की ओर। जैव भार को यहीं छोड़ देते हैं और अगले पिरामिड की चर्चा करते हैं। अगला जो पिरामिड है वो है ऊर्जा पिरामिड। हमने संख्या पिरामिड को देखा, जैव भार को देखा, अब देखेंगे ऊर्जा पिरामिड को। यह जो ऊर्जा पिरामिड होता है ये असल में है क्या? तो परिभाषा आप पहले देख लीजिए, उसके बाद चित्र के साथ समझेंगे। देखिए, एक ऊर्जा पिरामिड प्रत्येक पोषक स्तर पर सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और जो ऊष्मा ऊर्जा है उसमें परिवर्तित करता है। यहाँ पर जो सौर ऊर्जा है अर्थात सूर्य का प्रकाश है वो रासायनिक ऊर्जा में और ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है और इसमें जो बदलाव होता है इसमें ऊष्मा गतिकी के नियमों का इस्तेमाल होता है। जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उनका यहाँ पर यूज होता है, उनका प्रयोग होता है। और प्रत्येक पोषण स्तर पर जो प्रत्येक पोषण का स्तर होता है, अलग अलग पोषण के स्तर होते हैं, ये आप जानते ही हैं। तो इसमें जो हस्तांतरण होता है उसके साथ कुछ ऊर्जा का नुकसान होता है, ये चर्चा भी हम पहले कर चुके हैं। हर पोषण स्तर पर आगे बढ़ते हुए ऊर्जा का ह्रास होता है। 10% वाला जो रूल है वो यहाँ बुरी तरह से लागू होता है और इसलिए जो ऊर्जा का पिरामिड है ये कभी उल्टा नहीं होता, ये हमेशा सीधा होता है। ऊपर की ओर बढ़ने पर ऊर्जा की मात्रा में कमी आती है, इसलिए ये कभी उल्टा नहीं बनेगा, ये हमेशा सीधा बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट। अब जो ऊर्जा पिरामिड है यह जैविक आवर्धन की घटना को समझाने में हमारी सहायता करता है। इसका जो मूल उपयोग है वो यही है कि ये जैविक आवर्धन को दर्शाता है। खाद्य श्रृंखला में एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर की ओर जाते हुए, मतलब जब हम एक स्तर से दूसरे स्तर की ओर बढ़ते हैं किसी फूड चेन में, तो रासायनिक या विषाक्त पदार्थ, मतलब कोई भी केमिकल या कोई जहरीला पदार्थ है, जैसे कि इसमें कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ हो गए, मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो गए जो कि हानिकारक हैं, जीवन के लिए नुकसानदेह हैं, और जितने भी कीटनाशक हैं या दर्द निवारक दवाएं हैं, इनकी सांद्रता में अगर वृद्धि होती है, मतलब अगर ये बढ़ते हैं, इनकी सांद्रता बढ़ती है, तो इस घटना को जैविक आवर्धन कहा जाता है। यहाँ जैविक आवर्धन की जो प्रक्रिया है उसे समझाने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहले हम ऊर्जा पिरामिड का चित्र देखते हैं और चित्र के माध्यम से ये जानते हैं कि ये सीधा क्यों होता है और इसकी क्या विशेषताएं हो सकती है। तो आइए देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ थोड़ा चित्र बड़ा हो गया है, काफ़ी बड़े साइज का हो गया है, लेकिन फिर भी इसको ऊपर नीचे करके दिखाने का प्रयास करती हूँ। देखिए, ऊर्जा पिरामिड, ये जो पिरामिड है आप देख रहे हैं, पहले तो ये सीधा है, एकदम सीधा है और ये उल्टा नहीं होता, ये आप पढ़ चुके हैं। तो नीचे से शुरू करते हैं। नीचे जो है इसमें हरे पौधे आएंगे, ये आप जानते ही हैं, उत्पादक होते हैं ये। और यहाँ पर जो ऊर्जा की मात्रा ली गई है वो 10,000 जूल है। जूल ऊर्जा को नापने का एक मात्रक है, ये आप जानते हैं। जूल जो है ये ऊर्जा को भी नापता है और इसके अलावा ये कार्य का भी मात्रक देखा जाता है। फिलहाल यहाँ हरे पौधे जो कि उत्पादक हैं, इनके लिए 10,000 जूल ऊर्जा निर्धारित की गई है। इसके बाद जो प्राथमिक उपभोक्ता है वहाँ पर ये जो ऊर्जा की मात्रा है ये 1,000 जूल हो जाती है। जब हम द्वितीयक उपभोक्ता की ओर बढ़ते हैं तो ये 100 जूल हो जाती है और तृतीयक उपभोक्ता में जाते जाते यह घटकर 10 जूल हो जाती है। मतलब नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने पर ऊर्जा की मात्रा में निरंतर कमी आ रही है। यहाँ आप देख भी सकते हैं ऊर्जा की उपलब्धता में यहाँ पर कमी हो रही है और इसी वजह से पिरामिड नीचे चौड़ा है और ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो ये सिकुड़ जाता है और अंत में नुकीला हो जाता है और यही इसका एकमात्र रूप है। अब देखिए, यह एकमात्र ऐसा पिरामिड है जो हमेशा सीधा होता है, केवल बस यही। इसके अलावा जैव भार और संख्या पिरामिड जो है वो हमेशा सीधे नहीं हो सकते, कभी कभी उल्टे भी हो सकते हैं। इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, यही इसका एक कारण है, और हर स्तर पर कुछ न कुछ ऊर्जा का ह्रास होता है।
अब किसी पारितंत्र के पोषण स्तरों के बीच क्रियात्मक संबंधों के निरूपण के लिए, निरूपण मतलब दर्शाना, तो जो क्रियात्मक संबंध है, आपसी जो रिलेशन है, उसको दर्शाने के लिए जहां अन्य दो पिरामिड, अब अन्य दो पिरामिड कौन कौन से हैं, संख्या पिरामिड है और जैव भार पिरामिड है, ये उतने कारगर नहीं हो पाते, वहीं ऊर्जा पिरामिड जो है वो बहुत अच्छे से काम करता है, ये अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। यहाँ पर ऊर्जा पिरामिड इन दोनों पिरामिडों की तुलना में काफ़ी बेहतर है। ये जो क्रियात्मक संबंध है जीवों का उनके पारितंत्र के साथ, उनके पोषक स्तरों के साथ, उन्हें बेहतर तरीके से दर्शाता है। हालांकि ये तीनों ही प्रदर्शन सीमाओं से रहित नहीं है, मतलब तीनों जो है ये प्रदर्शन सीमाओं से मतलब एक तरह से वंचित नहीं है, आप इसे कह सकते हैं। इनके प्रदर्शन में उन प्रजातियों को शामिल नहीं किया जाता है जो 2 या 2 से अधिक पोषण स्तरों से संबद्ध होती हैं, मतलब एक से ज़्यादा पोषक स्तरों से जुड़ी हुई जो प्रजातियां हैं उसको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। साथ ही जो सूक्ष्म जीव हैं उन्हें भी अनदेखा कर दिया जाता है। सिर्फ इतना ही तो है नहीं कि यहाँ पर हरे पौधे हैं, इसके बाद प्राथमिक हो गए, द्वितीयक हो गए और तृतीयक हो गए। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे जीव होते हैं जो कि आँख से दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन वो भी इस पूरी श्रृंखला में भूमिका निभाते हैं, तो उन्हें यहाँ नज़रअंदाज कर दिया जाता है, अनदेखा कर दिया जाता है। और पारिस्थितिकी चक्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो पूरा हमारा साइकिल है, इकोलॉजिकल साइकिल है, उसको अच्छे से चलाने के लिए इन जीवों का भी बड़ा योगदान होता है, तो यहाँ इन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद ये ज़्यादा उपयोगी है अन्य दो पिरामिडों की तुलना में। तो अब आगे चलते हैं, इन पिरामिडों को यहीं छोड़ देते हैं। ये पिरामिड मिस्र की चीज़ है और इन्हें हम पर्यावरण में भी देख रहे हैं। दोस्तों, पिरामिडों की चर्चा करते हुए एक शब्द आया था, शब्द था जैविक आवर्धन। जैविक आवर्धन की यहाँ जो परिभाषा थी उसे हमने सस्ते में निपटा दिया था, मतलब बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं की थी। तो जरा जैविक आवर्धन को आप देख लीजिए। जैव संचयन और जैव आवर्धन ये दो चीज़ें होती हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से चाहे मेंस हो चाहे प्री हो, दोनों के लिए उपयोगी है। यहाँ इतनी व्याख्या कर दी जा रही है कि अगर आप इसे नोट कर लें तो आप मेंस में भी इससे मदद ले सकते हैं, मुख्य परीक्षा में भी ये मदद दे सकता है। हालांकि ये संपूर्ण नहीं है, आपको अलग से अपनी ओर से भी प्रयास करने होंगे, लेकिन प्रीलिम्स के लिए तो ये पर्याप्त है। मेंस के लिए अगर आप चाहें तो इसमें विस्तार से अन्य किताबों से भी संदर्भ ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ आप देखिए, जो जैव संचयन है और जैव आवर्धन है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ जो परिभाषा दी है वो संक्षिप्त है। जैव संचयन के बारे में पहले देखते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जो जैव संचयन होता है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हानिकारक पदार्थ जो टॉक्सिक सबस्टेंस होते हैं उनके बारे में यहाँ चर्चा की जा रही है, या जो प्रदूषक होते हैं जो कि प्रदूषित करने का काम करते हैं, इनका प्रवेश किसी जीव में होता है। मतलब ये जो हानिकारक तत्व या पदार्थ हैं ये पहले किसी जीव में प्रवेश करते हैं, किसी जिंदा चीज में घुसते हैं, और वहाँ से इनका जो संचलन है वो लगातार आगे की ओर होता चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये प्रदूषक मुख्य रूप से नष्ट नहीं होते, मतलब ये जैव निम्नीकृत नहीं होते हैं। जैव निम्नीकरण का मतलब क्या है कि बैक्टीरिया द्वारा या प्राकृतिक जो प्रक्रम है उनके द्वारा उनका क्षय हो जाए, वे नष्ट हो जाए धीरे धीरे। लेकिन ये जो पदार्थ होते हैं ये इस प्रकार से नष्ट नहीं होते। जैसे कि आप प्लास्टिक के बारे में जानते हैं, वो जल्दी नष्ट नहीं होता, लंबे समय तक अपनी मूल अवस्था में बना रहता है। उसके जो अणु हैं, उनकी जो बॉन्डिंग है, उसे तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसी तरह के जो विषैले पदार्थ हैं, जो प्रदूषक हैं, वो जब एक जैव स्तर से दूसरे जैव स्तर में प्रवेश करने लगते हैं और इनका जो तंत्र है, मतलब जो फूड चेन है, उसमें प्रवेश किसी जीव के माध्यम से ही होता है, तो यह जो प्रक्रिया है ये जैव संचयन कहलाती है। जीव में वो संचित हो जाते हैं, वो नष्ट नहीं होते। और जैव संचयन में जो संग्रहित प्रदूषक हैं, इनका स्थानांतरण जब अगले पोषक स्तर के जीवों में होता है, ये सिर्फ एक ही जीव तक संचित नहीं रहेंगे। उस जीव का सेवन किसी और जीव ने किया तो ये दूसरे के शरीर में चले गए, दूसरे से तीसरे के शरीर में चले गए, तो इस प्रकार से इनका आगे बढ़ने का क्रम चलता रहता है। और ऐसा जब होता है तो इन प्रदूषकों की मात्रा और सांद्रता में वृद्धि होती है। आपको लग रहा होगा कि यहाँ प्रदूषक जो है वो कम होते जाते हैं, ऐसा नहीं है। उनकी जो सांद्रता है और उनकी मात्रा जो है वो बढ़ने लगती है। और यही जो क्रिया है, जब ये बढ़ना शुरू हो जाती है तो इसी को हम कहते हैं जैव आवर्धन, यानी बायो मैग्निफिकेशन। ये जो जैव आवर्धन है ये असल में क्या है, ये प्रदूषकों या जो संग्रहित विषैले पदार्थ हैं इनका अगले पोषक स्तर में बढ़ने का क्रम है। आवर्धन का मतलब ही होता है वृद्धि करना, बढ़ना, उत्तरोत्तर वृद्धि करना। तो यहाँ पर इनमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, मतलब एक क्रमवार तरीके से ये बढ़ते जाते हैं। यही क्रिया जो है ये जैविक आवर्धन कहलाती है। और जैव आवर्धन तभी होगा, इसकी भी कुछ कंडीशन है, ये तभी होगा जब प्रदूषक वसा में घुलनशील और जैविक रूप से सक्रिय होंगे। ये जो प्रदूषक है जब ये वसा में घुलनशील होंगे तभी ये कोशिकाओं तक पहुँचेंगे, और जब ये कोशिकाओं में घुस जाएंगे
तभी ये एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में सफ़र कर पाएंगे। तो ये वसा में घुलनशील होने आवश्यक है। इसके अलावा जैविक रूप से सक्रिय होने भी चाहिए। अगर सक्रियता इनकी जैविक रूप से नहीं होगी तो ये बेकार हो जाएंगे एक ही पोषण स्तर में। और यही कारण है कि प्रदूषकों की माप के लिए उन ऊतकों को चुना जाता है जिनमें वसा की जमावट होती है, जहाँ वसा इकट्ठी होती है। वही टिश्यू लिए जाते हैं जहाँ पर वसा एकत्र होती है, और वहाँ पर जो जांच होती है उसको करके ये पता लगाया जाता है कि वसा में घुलनशील जो प्रदूषक हैं वो यहाँ मौजूद है अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि प्रदूषक जो प्रदूषित करने वाले पदार्थ हैं, यहाँ बात जैविक आवर्धन की ही हो रही है, उसी के संदर्भ में चर्चा हो रही है। ये प्रदूषक कैसे हो सकते हैं? ये पीड़कनाशी हो सकते हैं, मतलब पेन किलर हो सकते हैं। इसके अलावा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, यह भी प्रदूषक होते हैं, ये आप जानते ही हैं। तो यह जो प्रदूषक है यह जैविक रूप से सक्रिय नहीं है, मतलब अगर मान लीजिए ये जैविक रूप से एक्टिव नहीं है तो यह चिंतनीय नहीं है। निष्क्रिय रहेंगे तो ये क्या बिगाड़ लेंगे, लेकिन हाँ अगर सक्रिय है तो ये चिंता का विषय है। ये बहुत तेजी से अपनी वृद्धि करेंगे, तब इनमें जो आवर्धन की गति है वो बढ़ जाएगी। और भी कुछ बातें हैं। जैव आवर्धन के लिए प्रदूषकों का न केवल लंबे समय तक चलते रहना आवश्यक है, बल्कि उनका स्थानांतरित होना भी जरूरी है। स्वाभाविक है, जब तक वो बढ़ेंगे नहीं और लंबे समय तक स्थायी नहीं रहेंगे, बने नहीं रहेंगे, तब तक वो आगे वाले स्तर में प्रवेश कैसे करेंगे, मतलब तब तक ये ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इनका स्थानांतरण भी जरूरी है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में। और जैव आवर्धनों के उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, यहाँ अगर आप इतनी लंबी बात किए हैं तो उदाहरण आवश्यक हो जाता है। जैव आवर्धन के उदाहरण के तौर पे हम डीडीटी को देख सकते हैं। डीडीटी एक कीटनाशक है, आप जानते हैं। इसका पूरा नाम क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन इसका फुल फॉर्म है। तो ये जो डीडीटी है, हालांकि अब ये उतना उपयोगी नहीं रहा, इसको इसमें उदाहरण के तौर पे लिया जा सकता है, जिसका प्रयोग फिलहाल मच्छरों को मारने के लिए किया जाता है। मतलब मच्छरों को मारने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। यह कुछ शिकारी पक्षियों का मतलब है जो शिकार मारकर खाते हैं, जैसे कि बाज हो गया, चील हो गई, इस तरह के जो पक्षी हैं, इनके लिए हानिकारक होता है। इसके अलावा गिद्धों के लिए भी, क्योंकि डीडीटी उनके अंडे की दीवारों, जो अंडे देते हैं, पक्षी अंडज होते हैं, आप जानते ही हैं, पहले अंडे देते हैं फिर उसमें से बच्चे निकलते हैं। तो अंडों की जो दीवारें होती हैं, मतलब जो सेल्स होती हैं, उनको पतला बना लेते हैं, मतलब पतला बनाने का काम करते हैं। तो अंडा मजबूत नहीं रह पाता, और जीव के अंदर परिपक्व होने से पहले ही, मतलब अंदर जीव जो है वो बड़ा हो जाता है तभी बाहर आता है, तो उसके बढ़ने से पहले ही वो जो बाहरी परत है वो टूट जाती है, वो बहुत कमज़ोर होती है। और इसके पीछे डीडीटी की ही जो हानिकारक गुणवत्ता है वो उत्तरदायी है। और इस वजह से ये जो शिकारी पक्षी होते हैं इनकी संख्या में भारी गिरावट आती है। इसके अलावा गिद्धों के बारे में आपने सुना ही होगा, जो पीड़कनाशी होते हैं उनके प्रयोग की वजह से इनके ऊपर अच्छा खासा संकट मंडरा रहा है और ये विलुप्त प्राय हो गए हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं, और ये सब जैविक आवर्धन के अंतर्गत ही देखी जाती हैं। तो अब चलते हैं प्रदूषण और जो पोषक का स्तर है उसकी ओर। प्रदूषकों के बारे में हमने जैव आवर्धन के विषय में चर्चा की है, और प्रदूषक क्या होते हैं ये बात आप बेहतर तरीके से समझते हैं। यहाँ उसी की परिभाषा दी हुई है। प्रदूषक का आशय है विशेष रूप से अजैव निम्नीकृत प्रदूषक, मतलब जो कि निम्नीकृत नहीं हो पाते, मतलब ये खत्म नहीं हो पाते, इनका ह्रास नहीं हो पाता, ये क्षय नहीं हो पाते, और ये जीवित जीवों द्वारा उपापचयी क्रियाओं में इस्तेमाल नहीं किए जाते। जैसे कि क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन, ये क्या है? ये अजैव निम्नीकृत प्रदूषक है। अब ये जो प्रदूषक हैं इनके संचलन में दो मुख्य प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। ये प्रदूषक चलते कैसे हैं? तो एक तो आपने जैविक आवर्धन को देख ही रखा है, और दूसरा जैव संचय है, यानी एकत्रीकरण है। दोनों के बारे में हमने विस्तार से काफ़ी अच्छे से चर्चा की है, यहाँ उसी का वर्णन किया गया है। जैव आवर्धन के द्वारा इनका संचलन होता है, और जो जैव संचय है, जिसे कि एकत्रीकरण भी कहा जा सकता है, उसके द्वारा भी ये एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रवेश करते हैं। इनकी परिभाषा यहाँ PDF के जरिए भी आप देख सकते हैं। देखिए, एक प्रदूषक की पर्यावरण से लेकर, मतलब पर्यावरण की जो मुख्य आधारभूत भूमिका है वहां से लेकर खाद्य श्रृंखला में पहले जीव तक जो सांद्रता होती है उसमें वृद्धि से इसे दर्शाया जाता है। तो ये काफ़ी जटिल परिभाषा है। इसमें कहा यही गया है कि जब जो जैव संचयन है उसकी परिभाषा को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो जीव है उनके शरीर के अंदर ये प्रदूषक किसी न किसी माध्यम से प्रवेश करते हैं, और वहाँ इनका संचय आरंभ हो जाता है, और यही सामान्य रूप से जैव संचय कहलाता है। और ये जो संचित होते हुए विषैले पदार्थ होते हैं ये नष्ट होने वाले नहीं होते, मतलब ये जैव निम्नीकृत
नहीं हो पाते हैं और इसी कारण संचित होते हैं, उस जीव को भी नुकसान पहुंचाते हैं और उस जीव का सेवन करने वाले अगले जीव तक भी ये पहुंच जाते हैं। और जैव आवर्धन के बारे में हमने देखा ही, प्रदूषकों की सांद्रता में इसमें वृद्धि होती है, उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। डीडीटी का हमने उदाहरण भी देखा है। तो यही सब चीज़ें हैं। और इसके बाद अब हम देखेंगे जैविक अन्योन क्रिया को। जैविक अन्योन क्रिया क्या होती है और यह कितने प्रकार की होती है, तो यह सब कुछ अगले वीडियो लेक्चर में। और इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।